नमस्कार दोस्तों। आज डायमेंशनल फार्मूला का ये पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कभी भी डायमेंशन का जो भी लेक्चर हमने अब तक आपके लिए परफॉर्म किया है, उस तमाम लेक्चर्स में लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हमने अपग्रेड करने की कोशिश की है। और उस लेवल से आपको साफ साफ यह पता चलता है कि ये तमाम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखे जा रहे हैं, ये सभी हर तरह से फायदेमंद भी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी भी है, और नॉलेज के लिए तो खैर जरूरी है ही है। आप लोगों को शुरू से फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत से डेफिनेशन बहुत तरीके से हमने सिखाया। फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, सब चीजें बताई। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का ही ये चैप्टर है बेसिकली। और डायमेंशनल फार्मूला का तो क्या कहना, वो तो अभी लगातार चल रहा है। अब देखिए, कल हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन आपको बताया, रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताया, पोटेंशियल का डायमेंशन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन बताया, और इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया था। आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो वन शॉट वीडियो या 50 मिनट से ज्यादा का वीडियो अलग अलग तरह से लोग उस पर का काम कर रहे हैं। पर मैं जिस बेस पर आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मेरा ये मानना है कि हमारा बच्चा अपसेट ना हो। वो अपना काम करते हैं और मैं आपका काम करता हूं, बस यही बहुत बड़ा फर्क है। मुझे आपसे मतलब है, आपको सिखाने से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा वीडियो 50 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, तो बच्चा उसको लंबे समय तक देखेगा तो ये होगा वो होगा। ये मेरा कोई मकसद नहीं है। ये आपका पूरी तरह से फ्री चैनल है। आपके मतलब क्या बोलते हैं, आदर्शों पर खड़ा है, आपके व्यवहार पर खड़ा है, आपके लिटरेसी पर खड़ा है, और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर तो खैर पूरी मजबूती से खड़ा है। और अगर इस प्लेटफॉर्म से आपने फिजिक्स को नहीं सीखा, तो ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हकीकत में फिजिक्स का नॉलेज इनपुट कर दे जितना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म करके देगा। सो हैव पेशेंस। एंड ये टाइम टेकिंग चीज है। वीडियोज की संख्या बढ़ेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। कंटिन्यू करते हैं आगे। आज कल हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला बताया था। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, और तब कुछ कांस्टेंट पर बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पहले समझना जरूरी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अगर आप सही मायने में इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स बटा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। मतलब आपको तो ये पता होना चाहिए आज की डेट में, और अभी पता नहीं है तो धीरे धीरे पता पड़ेगा। कोई भी मास, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, है ना, या कूलॉम का नियम आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। ये सब एक आवेश या एक मास जो दूसरे मास पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, उस बल को एक मास से दूसरे मास के बीच जो कनेक्ट करता है वो होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। उसी प्रकार से दो चार्ज के बीच भी अगर फोर्स का व्यवहार हम लोग देखते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही जरिए होता है। क्योंकि एक चार्ज अपने फील्ड में दूसरे चार्ज को अगर ऑब्जर्व करता है, लोकेट कर लेता है, तो ये उस पर बल लगा देता है। अगर यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ सपोज कीजिए Q1 रखा हुआ है,
और यहाँ कोई चार्ज Q2 हम देखते हैं तो ये क्या करता है, अपना फील्ड फैला के रखा हुआ है। और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्चुअली फोर्स का फील्ड होता है, ये बल का क्षेत्र है। तो अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 इसमें आप ला करके रखोगे या Q0 को ला करके रखोगे तो इसके ऊपर जो ये फील्ड फोर्स लगाएगा, उस फोर्स है से ही हम लोग इस फील्ड की ताकत का एहसास करेंगे। लेकिन इसको जो परिभाषित करते हैं मैथमेटिकली, तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का वैल्यू, अगर ये Q0 के जगह पर मैं कहूं कि Q0 चार्ज पर अगर F फोर्स लग रहा है तो इकाई चार्ज पर कितना लगेगा, F बटा Q0। यही जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होता है यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इसीलिए हम लोग E बराबर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो F बटा Q इस्तेमाल करते हैं, और यही फोर्स बटा चार्ज लिखा हमने। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये एक्चुअली फोर्स बटे चार्ज हुआ, क्योंकि डायमेंशन को फोर्स की वैरायटी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फोर्स से मतलब है। अब आप देखें कि अब इसको फंडामेंटल फॉर्म में तोड़ने की अगर आप बात जाने तो ये क्या होगा, मास, वही वाली कहानी, मास इनटू लेंथ है ना, डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, एंड फिर यहां चार्ज है तो करंट, और फिर गुना टाइम। तो एक टाइम को यहां 3 कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को अब कंसस रखेंगे तो काम आसानी से होगा। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगा वो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए, ये होगा, यहां देखें हम लोग तो एम एल और नीचे में टी पर पावर 3, एंड करंट है तो करंट का क्या होगा, ए लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये डायमेंशनल फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है वो एम एल टी टू दी पावर -3 एंड ए टू दी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अपन को मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन के रूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी प्रकार से है, इसको फाई ई कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, आप इसी से इलेक्ट्रिक, या इसको ds आपको नहीं समझना, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए s वेक्टर है, s रिप्रेजेंटिंग एरिया। ये किसको कहते हैं, एरिया को कहते हैं। वो मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम में भी हम आपको बता दिए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम लोग परिभाषित कर रहे थे तो वहां पर भी हमने एस को एरिया वेक्टर का नाम दिया था, यानी एरिया का नाम दिया था। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ हमने ले ही आया हुआ है, और उसमें एरिया के डायमेंशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन मिलेगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है एम एल टी टू दी पावर -3 एंड ए टू दी पावर -1, एंड ये हो जाएगा कितना, एल टू दी पावर 2। इसको कर दें तो होगा एम एल टू दी पावर 3 टी टू दी पावर -3 एंड ए टू दी पावर -1। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला। सारे ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग सेशंस में, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में। तो आप इसको कभी अदर वे में नहीं लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, सीखेंगे, और तब वहां से आगे बढ़ेंगे तो एक अलग मजा आएगा, एक अलग फीलिंग आएगी आपको, है ना। एक अलग मतलब एनर्जी आती है जब सब्जेक्ट बेहतर तरीके से, उसमें भी फिजिक्स की तो खैर बात ही नहीं करनी है। फिजिक्स तो अपने आप में एक वो चीज है, एक वो एनर्जी का बंडल है। अगर आपने सही तरीके से इसको समझा, सीखा, तो फिर कहने की बात नहीं है, कितना एंजॉय करेंगे आप, कितना मजा आएगा आपको। आइए, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की, फोर्स अपॉन चार्ज से। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल, ये देखिए ना, मास इंटू लेंथ, एम एल टी पर पावर -2, और ये टाइम नीचे से ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -3, है ना। मास इंटू लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, करंट गुना टाइम, बिल्कुल सही बात है। और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला था, और इसमें कुछ नहीं करना है, ई डॉट एस करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया से गुना करके जो हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब यहां से आगे चलिए देखते हैं अब कि कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आपको मैं बताता चलूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और करवाऊंगा तो उस समय में आपको कुछ जेई और नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत देर की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ही कर देंगे। सबसे पहले सम कांस्टेंट की बात अगर मैं करूं तो सम कांस्टेंट में डायमेंशन सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की उठा लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझते चले। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला देखिए, बार बार हम चर्चा करते रहते हैं कि हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसे भी कांस्टेंट हैं जिसके पास ना कोई यूनिट है ना कोई, जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी कांस्टेंट है जिसके पास में यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, और उसके कुछ खास वैल्यूज भी होते हैं। सो लगभग ऐसे ऐसे डायमेंशन मैं लेकर के आने वाला हूं आपके सामने, और आपको मजा आने वाला है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है? तो आपने 9th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम की चर्चा आपने की होगी, तो यही होता है, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू F इक्वल टू जी एंड m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां से हमें इसी जी का डायमेंशन चाहिए, तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर आप सही माने में देखें तो क्या होगा? F इंटू आर स्क्वायर और बटा m1 इंटू m2, बस हो गया। क्या होगा अगर इसका फंडामेंटल फॉर्म देखें तो ये क्या होगा? फोर्स इंटू लेंथ का स्क्वायर, है कि नहीं है? आर लेंथ है ना, ये देखिए आर लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर, यानी m1 इंटू m2 दोनों मास हैं तो मास का स्क्वायर। इसका फंडामेंटल फॉर्म अगर तोड़ करके हम देखें तो अपन को मिलने वाला है मास फोर्स के लिए इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अभी मैं पूरी फोर्स का लिखा हूं, अब इसमें देखिए गुना ये लेंथ का स्क्वायर लग जाएगा, लेंथ का स्क्वायर लगेगा, एंड डिवाइड कर देंगे मास के स्क्वायर से। अगर पूरी काम काज हम करते हैं तो देखिए इस मास से इसका पावर समाप्त हो गया, बाकी अभी कोई कटने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, और साथ में ये हो जाएगा लेंथ पर पावर 3, लेंथ पर पावर कितना होगा? 3, साफ साफ देखा जा सकता है। और नीचे है मास इंटू टाइम स्क्वायर, मास सिर्फ आपके पास एक ही बचता है, लेकिन टाइम जो है वो 2 है आपके पास विथ स्क्वायर। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी जो आएगा, ये आएगा, खुद देखिए, मास ऊपर जाएगा तो पावर -1 लेगा, और लेंथ ऊपर में कितना है? लेंथ तो 3 पावर के साथ है ना, लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ पर 3 पावर आ जाएगा बच्चा, m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर -2। यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अरे बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी तरीके से दिमाग को एकदम जो है सो उसके अंदर हलचल पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर जोश और जुनून जिंदा नहीं है तो रिजल्ट कभी भी लाइफ में किसी ने नहीं लिया है, तो आप कहां से ले पाओगे? लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपको रिजल्ट देना ही होगा, और आप देंगे ही देंगे। सो देखा जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला ये है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा क्या है? मैं ले रहा हूं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को H से दिखाते हैं,
प्लैंक्स कांस्टेंट को मैं h से दिखाता हूं, और जहां ये आता है एक फार्मूला होता है E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। इसको एनर्जी ऑफ वन फोटोन कहते हैं। E एनर्जी है, फोटोन को अभी रहने दीजिए। यहाँ पर E क्या है? एनर्जी है। E एनर्जी को कहते हैं, ऊर्जा को कहते हैं। H तो पता ही है, लेमडा आपका वेवलेंथ है, वेव की लंबाई कहा जा सकता है एक टाइम पीरियड में। और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो कुल मिलाकर के ये सारे इंफॉर्मेशन जब अपन के पास आ जाते हैं, E एनर्जी है, C वेलोसिटी है और लेमडा वेवलेंथ है, तो क्या होगा? H इक्वल टू लिखा जाए, ये होगा E इंटू लेमडा बटा C। एक ही बार में अब हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ भी लिया है हमने। तो E रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, लेमडा वेवलेंथ मतलब एक तरह की लंबाई है, और C वेलोसिटी है। तो क्या होगा? E का डायमेंशनल फार्मूला पता है ना आपको, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। ये L हो जाएगा और ये L और T टू दी पावर -1 होगा। सो कुल मिला करके अगर देखें तो इस L से ये L मर गया, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M, और L पर पावर 2 रह जाएगा, सुरक्षित है आपका। L पर पावर 2 और T पर पावर ये ऊपर जाके तो ML2T टू दी पावर -1। ये हो गया आपको डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको शायद कोई पूछ दे कि ये इसके डायमेंशन और पीछे पड़े हुए हैं दोनों, किसके से इसका डायमेंशन मैच करता है, अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूं। बस उस मोर देन वन में आप लिख लीजिए, ये देख लीजिए ml² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ये एंगुलर वेलोसिटी का I ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। इसीलिए कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट उस लिस्ट में इसे भी लगा दें तो इस दोनों का डायमेंशन सेम होता है। और ये होता है, ऐसे ही लिख दूं मैं, और यहां ऐसे लिख दूं मैं, दोनों का डायमेंशन ML2 एंड T टू दी पावर -1। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का वही डायमेंशनल फार्मूला होता है जो डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है? बोलिए, एंगुलर मोमेंटम का होता है। सो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे पहले क्या देखे थे? चाल, स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद हमने देखा था वर्क, एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन। उसके बाद हमने क्या देखा था? थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा तो अगला भी दिख जाएगा आपको। बोलिए, क्या था? लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम होता है। आवेग और रैखिक संवेग का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। और अब अभी प्रेजेंट टाइम में एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। इस बात को दिमाग पर बैठा के रखना है, क्योंकि डायमेंशन के सक्सेशन और डायमेंशन के फेल्योर पर जब जाएंगे हम लोग, तो हमें इस तरह की बातें जो अभी इसमें कमजोर पॉइंट इसका मिल रहा है, इसको जवाब के रूप में वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग पे कभी भी ओमिट नहीं होने देना है, चीजें हमेशा याद रखिए। और ये देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कॉपी किताब में तो बच्चे कोई चीज रिवीजन कर लें ना कर लें, मोबाइल तो अभी सबके हाथ में होता है। और अगर आप हमेशा उस पर रील सरकाते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी सरका करके रिवाइज कर लिया कीजिए, क्योंकि रील्स आपका करियर नहीं, पर ये आपका करियर जरूर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इस तमाम डायमेंशनल फार्मूला के जितने लिस्ट हमने आपके सामने लाए हैं, उस तमाम लिस्ट को एकदम नजरअंदाज करने की कतई कोशिश न करें। आप इसको पॉज करके देखें, इसको सीखें और समझने की भरपूर कोशिश करें, ताकि सवाल सॉल्व करने के टाइम में आपको कोई परेशानी
का सामना न करना पड़े। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल सवाल होता है फिजिक्स में, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तभी आप आनंद का भी एहसास करेंगे। कुछ और देख लेते हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह होता है, इसके लिए भी थोड़ी बात कर ले। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये भी कभी कभी आपको पूछा जाता है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है, एक सूत्र जो हम लोग यूज करते हैं, कहाँ ये आता है, पहली बार तो ये समझना है कि डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर पहचान करना है, ये डेल्टा क्यू है आपको हीट एनर्जी, ये क्या है, ये हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा है। एम है आपको मास, एस है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहां से समझ लेते हैं। और डेल्टा थीटा है बच्चा टेम्परेचर। तो यहां से अगर एस का मान हमको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू। ये एवरेज के लिए डेल्टा त्रिभुजाकार यूज किया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ही होगा। एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बटा एम इंटू डेल्टा थीटा। अब मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, एनर्जी ऊपर में, भले ही वो हीट एनर्जी है उससे मतलब नहीं है, एम है मास और ये है टेम्परेचर। अब अगर हमको डेल्टा यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी का डायमेंशन चाहिए होगा तो आप बता दीजिए कैसे लिखेंगे। इधर लिखता हूं मैं, आपको ज्यादा मजा आएगा यहां से देखने में। तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन बड़े ही प्यार से लिख डालेंगे हम। एनर्जी का डायमेंशन आपको मालूम है कि ये होता है एम, यस या नो, एम एल टू टी टू दी पावर माइनस टू। और यहां देखें मास, तो मास और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, तो आप के लगा दीजिए। अब देखिए इस एम से एम मर जाएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन में मास नहीं रहता है, L2 टी टू दी पावर माइनस टू और के टू दी पावर माइनस वन। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के डायमेंशनल फार्मूला में अभी और इससे अधिक बात करने से अपन को कोई फायदा नहीं है। एक और है बहुत अपने आप में बेमिसाल, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते हैं और बहुत मायने भी रखता है, तो उसकी भी बात कर ले थोड़ा सा। चलिए इसको भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत डायमेंशन के चक्कर में, ऐसे तो है बहुत सारी क्वांटिटी बची हुई, पर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भी चीजों को हम सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही बार सबको सीखा जाए, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसके सहारे हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले, वो डायमेंशन मेरे पास रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अच्छा है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको हम लोग परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन जीरो, इसका डायमेंशन देखना है। कुछ दिक्कत नहीं है, कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, दोनों के बीच में R दूरी है कि नहीं है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो कूलम्ब के नियम के हिसाब से F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस एप्सिलॉन जीरो के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई, और Q1 Q2, ये Q1 है, और बटा FR स्क्वायर। हो गया। अब आप ध्यान से देखें, एक ही बार में मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मालूम है। अभी तो आप मास्टरमाइंड बन चुके हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से कोई वास्ता नहीं, खेल खत्म उसका। और अब अगर यहाँ देखें तो कूलम्ब का है तो 80 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और डिवाइडेड बाय एफ का आपको पता है फोर्स का ml और t टू दी पावर माइनस टू, और साथ में लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर। सो सेटिंग करने के बाद आपको मिलेगा m पर पावर माइनस वन, l पर पावर माइनस थ्री, t पर पावर फोर और a पर पावर टू। बस हो तो गया।
आगे इसकी चर्चा। और ये मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फार्मूला जो है ना, जेई और नीट दोनों में पूछा गया है, और एक बार नहीं, एक से ज्यादा ट्रिप में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ यूनिट्स पर भी हम लोग काम करेंगे। बहरहाल आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, इतना पहले आप याद तो कर लीजिए, तो इससे आगे समझने में मजा आएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग प्रॉब्लम पर काम करने वाले हैं, और आईआईटी का प्रॉब्लम, जेई मेन का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और साथ में नीट के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और आपको एक नया फिजिक्स, नया माहौल, नई जोश, नई ऊर्जा, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर लाइक करते हैं तो बहुत मजा आता है, उसको भी करना ना भूलें, ताकि हम आपको और अधिक बेहतर लेक्चर बनाकर दे सकें। थैंक यू सो मच।